हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है जिसको आज के डेट में ग्लोबल थ्रेट्स माना जा रहा है। नॉट बिकॉज ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा किया है वर्ल्ड वाइड, बल्कि इसके साथ साथ न्यूक्लियर थ्रेट्स को भी इंक्रीज किया है। एंड न्यूक्लियर थ्रेट्स से डोंट थिंक ऑफ कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, rather than what is more fearful is nuclear disaster. The disaster which might be very similar to Chernobyl and Fukushima. So in today's video, we'll be discussing about the Zaporizhzhia nuclear power plant, जो यूरोप की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट होने के साथ साथ यूक्रेन में प्रतिष्ठित है। इसमें रशिया एंड यूक्रेन वॉर के चलते क्या पोटेंशियल थ्रेट्स एग्जिस्ट करता है, इसके साथ साथ we'll try to understand the historical events जो ह्यूमन एरर्स से हुआ है। ज़ापोरिज़्हिया नाम की एक छोटा सा टाउन है साउथ ईस्ट यूक्रेन में। यहीं पर यूरोप की सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग दी यूक्रेन रशिया वॉर, रशिया ने ये पावर प्लांट को अपने कंट्रोल में ले लिया था और पिछले कुछ हफ्तों से वॉर एस्केलेट होते हुए ये टाउन तक आ चुका है, जहां भारी मात्रा में शेलिंग एंड मॉर्टर अटैक्स देखने को मिला है। ये शेलिंग्स इतना तगड़ा हो रहा है फ्रॉम बोथ साइड्स कि इससे पावर प्लांट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज भी हो सकता है। यकीनन अभी तक ये वॉर में किसी भी पार्टी से न्यूक्लियर वेपन्स, किसी भी पार्टी ने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर थ्रेट्स की बात नहीं किया है, बट ये पावर प्लांट रेदर ये एक पहला पावर प्लांट है जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन के बीच में फंस चुका है और इसके ऊपर हमला एक कैटास्ट्रॉफी साबित हो सकता है। ये प्लांट के ऑपरेशंस आज भी यूक्रेनियंस करते हैं। कुछ महीना पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के कुछ मेंबर्स ये प्लांट इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे। और फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट द IAEA, ये एक एजेंसी है जो शांतिपूर्वक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की प्रमोट करते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली की उत्पादन किया जा सकता है, वहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पस के लिए रोक लगाते हैं। तो ज़ापोरिज़्हिया प्लांट में 6 रिएक्टर्स है, जिसमें 57,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन हो सकता है। इसका मतलब दिल्ली का जो पूरा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने की क्षमता रखता है। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आधा यूक्रेनियन को पावर डिमांड को फुलफिल करता है। लेकिन ऐसी घटना पहली बार देखने को मिला है जहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एरिया में फंस गया है। इंटरेस्टिंगली अभी तक रिएक्टर्स में डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो सराउंडिंग रेडिएशंस होते हैं उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है एंड रेडिएशंस लेवल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अब सवाल ये आता है कि अगर रिएक्टर्स के ऊपर गोलाबारी के टाइम पर गलती से भी कोई बॉम्ब गिर जाता है तो क्या हो सकता है। इसके लिए हमें चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो 1986 में हुआ था, उस घटना के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। चेरनोबिल जो सोवियत यूनियन में था, प्रेजेंट डे यूक्रेन में है, वो दुनिया के सबसे वर्स्ट एंड डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर था, वर्स्ट देन हिरोशिमा नागासाकी। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट एक चेन रिएक्शन के कारण बहुत भयानक तरीके से एक्सप्लोड हुआ था, जिसको कंट्रोल में नहीं ला पाया। चेरनोबिल में टोटल 4 रिएक्टर्स था, जिसमें जो 4th रिएक्टर था उसमें बर्स्ट होकर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स रिलीज हुआ था, जो कुछ ही घंटों के अंदर एटमॉस्फेयर में घुल चुका था। कुछ सोर्सेस के अनुसार उस रात 2 लोगों की मौत हुआ था, लेकिन कई और सोर्सेस ये नंबर को 50 बताता है। कई सारे लोगों को रेडिएशन सिकनेस हुआ, जिसके बाद में जाके उनकी मौत हो गई। ये इंसिडेंट इतना भयानक था कि हिरोशिमा नागासाकी से 50 गुना ज्यादा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स रिलीज हुआ था। इंसिडेंट के कुछ दिन तक इसको छुपाने की काफी कोशिश किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा, लेकिन अब हवा को कैसे रोक सकते हैं। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हवा के साथ मिलके बेलारूस, रशिया एंड एज फार एज फ्रांस एंड इटली तक पहुंच गए। स्वीडन की मॉनिटरिंग स्टेशंस ने अपना हवा में अचानक रेडियोएक्टिविटी को बढ़ते हुए देख के, या आफ्टर ट्रैकिंग द डायरेक्शन ऑफ द एयर एंड सम प्रिलिमिनरी सर्च, पूरे विश्व के सामने ये घटना को लेकर चर्चा होना शुरू हुआ। लाखों एकर्स की फॉरेस्ट एंड फार्मलैंड कंटेमिनेट हो चुका था, जहां आज भी कोई फसल नहीं उग सकता है। हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, जो वापस कभी रिटर्न ही नहीं किए। इनफैक्ट वहां की जो लाइफ स्टॉक्स था वो भी डिफॉर्म पैदा होने लगा। चेरनोबिल डिजास्टर के बाद 3 सवाल सामने आया विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला, अनसेफ तौर तरीके से ये रिएक्टर्स को चलाया जाता था। दूसरा, ये रिएक्टर्स में किस तरीके की डिजाइनिंग फ्लॉस था। एंड तीसरा, इसका सेफ्टी नेट क्या था। चेरनोबिल के बाद यूएसएसआर ने 30 किलोमीटर की एक रेडियस बनाया, जिसमें पावर प्लांट को सेंटर में रखते हुए एक सर्कल शेप्ड में एक्सक्लूसिव जोन घोषित कर दिया। बाद में ये एरिया को और भी एक्सपेंड किया गया था, सो दैट आम इंसान के लिए रेडियोएक्टिव एरियाज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए।
ना सेफ्टी या डिजाइनिंग को लेकर दुनिया के सामने जिस तरीके का सवाल उठने लगा था उसको मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स काफी अच्छे से एड्रेस करते हैं। मॉडर्न रिएक्टर्स ऐसे बनाया जाता है ताकि बड़े से बड़े धमाका से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसमें कई सारे स्टील एंड कंक्रीट के लेयर्स यूज होते हैं एंड ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर 8 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड की भूकंप आ जाता है देन ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1980 या 1990 में बनाया गया है और इसकी सेल्फ शट मैकेनिज्म की वजह से कोई भी मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने की चांसेस काफी कम है, एक्सेप्ट अगर बोथ द पार्टीज इनसेंसिबल तरीके से कोई एक्सट्रीमली हेवी बॉम्ब गिराता है, इन दैट केस द एंटायर यूरोप कैन बी इन डेंजर। अब ये सवाल आता है कि क्या फिर दिस पावर प्लांट्स आर कंप्लीटली एक्सीडेंट प्रोन? नॉट एक्चुअली, बिकॉज इसी रिएक्टर्स के साथ वाटर टैंक्स एंड बिल्डिंग्स बनाया गया है जो यूज्ड एंड अनयूज्ड फ्यूल्स को स्टोर करते हैं और गलती से अगर इधर आग लग जाएगा देन द इम्पैक्ट कैन बी हैवोक। साथ ही साथ ये रिएक्टर्स को कंटिन्यूअसली आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी की सपोर्ट चाहिए सो दैट ये रिएक्टर्स की जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो चलता रहे। ये वॉर की वजह से यूक्रेन में एंड ज़पोरिज़िया टाउन में भी बिजली की डिसरप्शन देखने को मिला है। Now the cooling system of these reactors are the most important part considering its safety mechanism, क्योंकि यही मैकेनिज्म से हजारों सेल्सियस के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है जिसको कभी कभी ठंडा करने में हफ्ता भी लग जाता है। ये पानी को रिएक्टर्स के थ्रू पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है जो बैकअप जनरेटर से सप्लाई किया जाता है। बट अगर लंबा समय के लिए पावर कट्स रहेगा देन ऑब्वियसली ये जनरेटर्स भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। इवेंचुअली जो कूलिंग सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो जाएगा एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतनी हाई टेम्परेचर में पिघलना शुरू हो जाएगा। एक्सट्रीम केसेस में ये बस्ट भी हो सकता है। इसमें जो फेमस एग्जांपल है वो है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011। फुकुशिमा, फॉर दोज हु डोंट नो, जापान की एक छोटा सा टाउन है। ये पावर प्लांट लोकेटेड है उधर ही। 2011 में जापान में एक मैसिव अर्थक्वेक एंड सुनामी हुआ था और अक्सर ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो पावर प्लांट डिजास्टर भूकंप से हुआ था, बल्कि द मेन रीजन बिहाइंड द डिजास्टर वाज द पावर कट्स। भूकंप से तो ऑटोमेटिकली रिएक्टर्स बंद हो गया था, लेकिन सुनामी आने से जो जनरेटर्स कूलिंग सिस्टम चला रहा था वो कोलैप्स हो जाता है, ड्यू टू विच रिएक्टर्स पिघल के पानी एंड एटमॉस्फेयर में मिल गया एंड वो रेडियो एक्टिव पानी पैसिफिक ओशन में जाके मिक्सअप हो गया। ज़पोरिज़िया में इसके अलावा ओवरस्ट्रेस्ड वर्कर्स एंड इंजीनियर्स भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि चेरनोबिल डिजास्टर के रीजन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन पोस्ट सर्वेज एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई ह्यूमन एरर ही था जिसके वजह से वो ब्लास्ट हुआ था ना। ओवरऑल ये देखना बाकी है कि जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ रहा है उसे हम ये देख के कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर पीस, शैल वी, और जस्ट एंजॉइंग द न्यूज ऑफ विच पार्टी विन्स सो दैट आवर सेल्फ इंटरेस्ट गेट्स सर्व्ड। This is a major concern that we as an individual or as an organization or as a political parties should need to ask, the opposition need to ask to the entire government of each and every state, each and every country. That's the food for thought I'm leaving you with. Please comment your answers or any suggestions if you have any. I'll be more than happy to respond. Thank you guys for watching this video. If you like this video, the content, then please share with your friends, your family, your community, and then don't forget to subscribe to this channel. See you soon.